कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बैंकिंग के 4 फंक्शंस रिवाइज करा दिए थे। आज मुझे शायद आपको रिवाइज कराना है 5वां फंक्शन। कौन सा फंक्शन? जनरल यूटिलिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? थोड़ा देखिएगा इधर। पहला फंक्शन, रिवीजन का भी रिवीजन कर लेते हैं। आवाज आती रहनी चाहिए। बैंकिंग का मतलब बताया था, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। जो ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है वो बैंक, जो दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं करता वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एग्जांपल दिए थे LIC वगैरह। फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करे फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, मतलब जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करे, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या बन जाएगा? बैंक बन जाएगा। और अगर वो यही काम प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहा है तो वो कहलाएगा कमर्शियल बैंक। क्या कहलाएगा? सामने देखते रहना। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कमर्शियल बैंक का पहला फंक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। इसमें 4 डिपॉजिट पढ़ाए थे, करंट, सेविंग, FD, RD, चारों जोड़े से याद करवाए थे। करंट, यहाँ पे आप लोगों को कोई मिनिमम डिपॉजिट नहीं होता, सेविंग मिनिमम डिपॉजिट होता है, करंट डिपॉजिट, ठीक है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ कोई चार्जेस नहीं होते करंट अकाउंट में, यहाँ चार्जेस होते हैं। सॉरी, सेविंग अकाउंट में कोई चार्जेस नहीं होते, करंट अकाउंट में होते हैं। करंट अकाउंट में कुछ फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट वगैरह, ऐसी कोई फैसिलिटी सेविंग अकाउंट में। FD में एक बार में पैसा जमा कराते हैं, एक बार में निकालते हैं। RD में पार्ट में पैसा जमा कराते हैं और एक बार में निकालते हैं। FD में कंपैरेटिवली इंटरेस्ट हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि FD में एक बार में पैसा दे दिया ना आपने। RD में क्या इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट मिलता है। पहले आपने 10 जमा कराया तो 10 पे ब्याज मिलेगा, फिर अगले महीने 10 और जमा कराया तो 20 पे ब्याज मिलेगा। ये भी हो गया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया दूसरा फंक्शन होता है बैंक का लेंडिंग ऑफ मनी। लेंडिंग ऑफ मनी में मैंने आप लोगों को बताया था बैंक आपको कितने तरह के लोन देती है। पहला लोन पढ़ा था मनी एट कॉल। किसको मिलता है ये लोन? उन लोगों को जिनकी क्रेडिट नीड डेली फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। और ये लोन के ऊपर पर्सनल सिक्योरिटी देनी होती है। क्या देनी होती है? आप पर्सनल सिक्योरिटी में अपनी घड़ी, अपनी कार, कुछ भी गिरवी रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को मनी एट कॉल के बाद दूसरा पढ़ाया था कैश क्रेडिट। ये आपको मिलता है हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक पे। किस पे मिलता है? हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक पे। किसको मिलता है? ये बिजनेसमैन को। स्टॉक गिरवी रखना पड़ेगा। इसमें आप लोगों को एक कैश क्रेडिट की लिमिट मिल जाती है और आप उस लिमिट के अंदर पैसा विड्रॉ कर सकते हो। जितना विड्रॉ करोगे उतने पे ही ब्याज देना है, पूरे पे ब्याज नहीं देना। सुन रहे हो? बराबर सुन रहे हो? पीछे, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को तीसरा लोन शॉर्ट टर्म लोन, ये सबको मिलता है और ये किसी भी पर्पस के लिए मिलेगा। तो इसमें 2 बातें जरूर लिखना, सबको मिलता है और किसी भी पर्पस के लिए मिलेगा, बस ब्याज देना पड़ेगा अच्छा खासा। फिर आपका आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें बैंक आपको एक लिमिट देती है और आप उस लिमिट के अंदर किसी को भी चेक इशू करोगे तो वो चेक बाउंस नहीं होगा, भले आपके अकाउंट में पैसे हो या ना हो। फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इस फैसिलिटी में बैंक आपको डिस्काउंटिंग का ऑप्शन देती है कि आप कोई भी बिल रिसीवेबल बैंक के पास लेके जाओ, बैंक उसकी डिस्काउंटिंग करके आपको पैसे दे देगी और जिसके नाम का वो बिल है वो बाद में पैसे बैंक को दे देगा। तो मतलब जो पैसा आपको 3 महीने बाद मिलना था वो आज ही मिल गया। 3 महीने क्यों बोला? क्योंकि कोई भी बिल की मैक्सिमम मैच्योरिटी 3 महीने ही होती है। कितनी होती है? 3 महीने। आगे बढ़ूं, ये भी हो गया। चलो, फिर मैंने तीसरा फंक्शन पढ़ाया था इन्वेस्टमेंट। बैंक अपने फंड को क्या करती है? इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट कहाँ करती है? नॉर्मल सिक्योरिटी में कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में? दोनों में। मैंने ये कहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मिनिमम करना पड़ता है, बट ऐसा थोड़ी दूसरी जगह कर ही नहीं सकते, दूसरी जगह भी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बोलो, याद रखना, एज पर एवरी बैंक has to invest minimum amount of their deposit in government securities irrespective of interest which they would earn from such security। कितना कमाएंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा फंक्शन पढ़ाया था एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में बैंक आपका एजेंट बन के काम करती है। इसमें 4-5 पढ़ाए थे, रेमिटेंस एंड पेमेंट। आपकी बिहाफ पे बैंक फंड को रेमिट भी करती है और रिसीव भी करती है। आपके फंड बिहाफ पे पेमेंट भी करती है और कलेक्ट भी करती है। तो कलेक्शन एंड पेमेंट एंड रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना, और कलेक्शन एंड पेमेंट मतलब आपके बिहाफ पे बैंक बहुत सारी पेमेंट कलेक्ट भी करती है और आपके बिहाफ पे बहुत सारी पेमेंट मेड भी करती है। जैसे मैंने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया कि आप मेरे अकाउंट से हर महीने DTH का बिल भर देना, तो बैंक हर महीने DTH का, मेरे अकाउंट से हर महीने LIC भर देना, तो बैंक हर महीने LIC भर देगी। एकदम अच्छे से सुन रहे हो? पीछे
उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था बैंक आपका ट्रस्टी भी बनता है, रिप्रेजेंटेशन भी देता है। कहा था आपको पासपोर्ट वगैरह बनाने में किसी चीज में दिक्कत आती है तो बैंक उसमें भी आपकी मदद करता है। अब आज पढ़ाता हूँ यूटिलिटी फंक्शन। इसमें एक न्यूमेरिक बनवाया था शायद आपको मैंने, रोटलू। क्या बनवाया था? रोटलू, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। इसका क्या मतलब था? देखो, आर का मतलब था रेफरी। अगर दो लोगों में कोई डिस्प्यूट चल रहा है पार्टनरशिप में, तो बैंक रेफरी बनके उसे सॉल्व करता है, लेकिन उसके लिए आपको बैंक को रेफरी बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बैंक हो जाएगा बेगानी शादी में। तो बैंक को इतना फ्री नहीं है कि मेरे और मुर्सा सर की लड़ाई हो गई और बैंक यहाँ गए मनाने। अरे ऐसे थोड़ी होता है भाई, हाँ समझो बात को, ठीक है। 3 साल से कोचिंग चला रहे हो, छोटी बच्ची हो क्या? ठीक है, तो ऐसे बैंक क्यों आएगा हमें समझाने, उन्हें क्या लेना देना, ठीक है। ये कब करेगा बैंक? जब हमने उसे क्या बनाया है? रेफरी बनाया है। ओ फॉर ऑर्नामेंट्स। आप बैंक की लॉकर फैसिलिटी यूज कर सकते हो अपने ऑर्नामेंट्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखने के लिए, है ना। ऑर्नामेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, डीड वगैरह रखने के लिए आप उनकी लॉकर फैसिलिटी यूज कर सकते हो। टी फॉर ट्रेवलर्स चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है कि आप कई बार घूमने फिरने जाते हो तो आपको कैश कैरी करना पड़ता है, तो आप क्या करो, यहाँ से ट्रैवलर चेक बनवा लो और वो ट्रैवलर चेक जाके जिस भी देश में जा रहे हो वहाँ दे दो, तो आपको वहाँ की करेंसी मिल जाएगी, तो आपको कैश कैरी करने का रिस्क नहीं है, ठीक है। आजकल क्या है कि इतनी फैसिलिटीज़ है कि कोई इतना डीप जाता नहीं है। आजकल तो क्या होता है, जैसे अभी मैं इराक गया तो मैं तो इंडिया की करेंसी ले गया, मुझे किसी ने कह दिया था कि इंडिया की करेंसी सीधे वहाँ एक्सचेंज कराना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहले मुझे किसी ने कहा कि डॉलर करवा लो, डॉलर ले जाओ, तो फिर मुझे जो रिसेंट में होके आए थे उन्होंने कहा कि डॉलर से ज़्यादा फ़ायदा रुपीज़ में है, तो डॉलर देके वहाँ के इराक की करेंसी लेगा और रुपीज़ देके लेगा तो ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, तो मैं कहा लेकिन ये होके आया तो बात मान लेते हैं। फिर मेरा भाई दुबई से आ रहा था तो मैंने उसको कहा तू सेफर साइड को डॉलर डाल लेना, ताकि जिसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा वो कर लेंगे काम। तो वो वाकई में यही हुआ कि मेरे भाई ने वहाँ से डॉलर लेकर वहाँ की करेंसी ली और मैंने रुपये दे के ली, तो मुझे ज़्यादा मिले और डॉलर में कम मिला, ठीक है। तो रुपये में फ़ायदा था वहाँ पे। अब जो भी है, तो आप अगर करेंसी, अब ये तो फैसिलिटी क्या है, ले जाना ही नहीं है ना डॉलर ले जाना ना रुपया ले जाना है, सिर्फ एक क्या ले जाओ, ट्रैवलर चेक, और वहाँ जाके ट्रैवलर चेक दे दो और आपको वहाँ की करेंसी मिल जाएगी। अब ये ट्रैवलर चेक कितने का बनवाना है, ये आपकी लिमिट जितनी भी हो बनवा लो। फिर L फॉर LOC, लेटर ऑफ क्रेडिट। जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो बैंक आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देता है। क्या बना के देता है? लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये पूरा प्रोसेस 11th क्लास की बिजनेस में समझाया जाता है, वो आपके कोर्स में नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि बैंक का एक फंक्शन ये भी है कि बैंक आपको क्या बना के देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो किस में काम आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। और U फॉर अंडर राइटिंग, बैंक आपका अंडर राइटर बन के काम करता है। क्या बन के काम करता है? अगर आपके शेयर्स नहीं बिक रहे तो बैंक अंडर राइटर बन के आपका शेयर बिकवा देगा। एकदम सीधा बैट, एकदम सीधा। BCC लिमिटेड ने शेयर इशू करे। क्या इशू करे? शेयर। अब मुझे लगा कि मुझे तो सिर्फ कोटा के लोग जानते हैं, मुझे और कोई तो जानता नहीं है, तो मैंने किसी बैंक के पास गया, एक्सिस बैंक में, और एक्सिस बैंक को अपना क्या बना दिया, अंडर राइटर। अब एक्सिस बैंक मेरे सारे शेयर बिकवाएगा, लेकिन उसके लिए वो क्या लेगा, कमीशन। तो बैंक आपके लिए 5 और जनरल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जनरल यूटिलिटी मतलब जनरल फंक्शंस, ये सबके लिए है, इसके लिए आपको बैंक का अकाउंट खुलाने की जरूरत नहीं है, ये सबके लिए है, नाम ही जनरल है ना इसका। तो जनरल यूटिलिटी, रोड लू, R फॉर बोलते रहो, रेफरी, O फॉर ऑर्नामेंट, इसमें सिर्फ ऑर्नामेंट मत लिखना, ऑर्नामेंट, डीड, इंपॉर्टेंट पेपर, डॉक्यूमेंट। बोलो तो, ऑर्नामेंट, डीड, इंपॉर्टेंट पेपर, डॉक्यूमेंट। बोलो बोलो, ये सब अपन लॉकर में रख सकते हैं। T फॉर ट्रेवलर चेक, L फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट और U फॉर अंडर राइटर। बच्चों क्लियर है एकदम? आगे बढ़ जाऊं, ये यूटिलिटी फंक्शन, ये बैंक के सारे फंक्शन समाप्त हुए। मैंने आपको कल कहा था इस चैप्टर को भी मैं 4 हिस्सों में रिवाइज कराऊंगा। पहला हिस्सा कंप्लीट हुआ, कमर्शियल बैंक एंड इट्स फंक्शन। अब दूसरा हिस्सा, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। उसके पीछे एक बीच में छोटा सा टॉपिक दे रखा है क्रेडिट क्रिएशन का, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? ये कल रह गया था, क्रेडिट क्रिएशन। क्या है ये प्रोसेस? ध्यान से सुनना, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, जब भी आप बैंकों में पैसे जमा कराते हो तो बैंक
आपके डिपॉजिट को, बैंक आपके डिपॉजिट को मल्टीपल टाइम एक्सटेंड कर देता है। जितना पैसा आपने जमा कराया था उससे कई गुना ज्यादा बैंक इकोनॉमी में लोन फैला देता है। इस प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। तो क्या बोला मैंने, जब भी आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो बैंक उस डिपॉजिट को मल्टीपल टाइम एक्सटेंड कर देता है, मल्टीपल टाइम एक्सटेंड कर देता है और उससे इकोनॉमी में क्रेडिट को क्रिएट करता है। कैसे करता है? एक एग्जांपल जो उस समय लिया था वही लेंगे कि अभी मान लो सारा ने मेरे बैंक में सॉरी 1000 रुपये जमा कराए। कितने रुपए जमा कराए? अब 1000 रुपये में से मेरे को क्रेडिट क्रिएट करना है। हर बैंक को अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से, अपने एक्सपीरियंस से पता होता है कि डिपॉजिटर को एक टाइम पे कितने पैसे चाहिए होंगे। सबको एक साथ पूरा पैसा नहीं चाहिए। तो बैंक 1000 रुपये में से क्या करेगा, 20% अपने पास रख लेगा, वो हो गए 200। इसे हम कैश रिजर्व बोलेंगे। अब ये 20% में से इसको आरबीआई को भी CRR देना है, इसको अपने बैंक के एम्प्लॉय की सैलरी भी देनी है, इसको खर्चे भी निकालने हैं, सब कुछ करना है। तो 20% में ये काम होगा नहीं, तो 30 कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो। परसेंटेज तो अजम्पशन है, कुछ भी ले लो। मैंने 20 लिए, तो बैंक क्या करेगा, 1000 में से 20% अपने पास रखेगा। और ये हर बैंक का अलग अलग होता है। और 80% बैंक क्या करेगा, लोन दे देगा। तो सारा ने मेरे बैंक में 1000 डाले, मैंने 200 रुपए अलग करे और 800 रुपए का लोन मैंने समीर को दे दिया। बराबर सुनना, सामने देखना। 800 रुपए का लोन मैंने किसको दे दिया? समीर को। अब समीर क्या करेगा, ये 800 रुपए फिर बैंक में जमा कराएगा। अब ये किताब में लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा था आप इसको ऐसे समझो कि 800 रुपए समीर क्या करेगा, आर्यन को देगा, आर्यन जतिन को देगा, जतिन मिहिका को देगी, मिहिका ये नफीसा को देगी, ये सिमरिता को देगी, आलिया को। ये पैसा घूमेगा 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 घूमेगा, लेकिन कभी ना कभी तो ये पैसा बैंकिंग सिस्टम में आएगा। एग्री? आज कल परसों। मुझे तो प्रोसेस समझाना है ना, कब आएगा, कितना आएगा, अमाउंट से तो कोई मतलब ही नहीं है। क्रेडिट कैसे फैलता है हमें तो ये सिखाना है। अब वो पैसा वापस बैंकिंग सिस्टम में कभी ना कभी आया, तो वो मान लो 800 रुपये फिर आ गए मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, फिर वो 20% अपने पास रखूंगा। अब फिर जरूरी नहीं है 20 ही रखूँ, 30 भी रखूँ, 40 भी रखूँ। अमाउंट पे, फिगर्स पे मत जाना, प्रोसेस को समझना कि हाउ डज इट वर्क। क्या समझा रहा हूं मैं तुम्हें? ये पूरा बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। अमाउंट पे मत जाना, ये मत सोचना कि पूरा आएगा 800, 700 आएगा, चलो ठीक है 700 आएगा। थोड़ी ब्लैक मनी भी होती है, नहीं आएगा 100 रुपया कभी भी वापस, वो इकोनॉमी में ही घूमता रहेगा। 700 आएगा, 600 आएगा, आएगा तो सही ना। प्रोसेस समझाना है मुझे तुम्हें, प्रोसेस। बेटा तू सुन रही है ना, बराबर हो जाती है। अब वो 800 रुपये वापस बैंकिंग सिस्टम में आए, फिर बैंक क्या करेगी, 800 का 20% 160 रुपये अलग रख देगी और 640 रुपये का फिर किसी को लोन देगी। अब वो 640 रुपये, शोभ इधर इधर, वो 640 रुपये फिर घूमेंगे 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 और वो वापस मेरे पास आएंगे। फिर मैं उसका 20% 128 रुपये अलग रख लूंगा और 512 रुपये का लोन दे दूंगा। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, जब तक वो 1000 रुपये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाते। तो मैं उसमें से ही लोन देता रहूँ। अब ये प्रोसेस जब खत्म होगा तो हमें पता चलेगा कि हमारे बैंक में जो टोटल डिपॉजिट खुल गए वो 5000, जबकि हमारे जो प्राइमरी डिपॉजिट थे वो 1000 ही थे। तो कितने टाइम क्रेडिट क्रिएट हुआ? 5 टाइम्स। इसे क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ किताबों में इसे मनी मल्टीप्लायर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी के साथ एक चीज और पढ़ा दूं, मैंने तुम्हें के भी पढ़ाया था। तो के में मैंने तुम्हें कहा था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, अब क्योंकि सब पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं कंपेयर आराम से कर सकता हूँ। वहाँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था, ये मनी मल्टीप्लायर है। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला टोटल डिपॉजिट अपॉन प्राइमरी डिपॉजिट, बोलो। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, बोलो। चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। लेकिन कोई सा भी मल्टीप्लायर हो, मल्टीप्लायर हमें यही बताता है कि हमारा क्रेडिट इकोनॉमी में कितना गुना एक्सपेंड हुआ, कितने गुना एक्सपेंड हुआ, और ये बताता है 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट आने से हमारी इनकम कितने गुना बढ़ी। तो ये दोनों मल्टीपल टाइम्स में है। किस में है? तो ये एक्सपेंशंस बताते हैं। क्या बताते हैं? कि एक वेरिएबल में चेंज आएगा तो दूसरे वेरिएबल में कितना गुना चेंज आएगा, बोलो तो। एक वेरिएबल में चेंज आएगा तो दूसरे वेरिएबल में कितना गुना चेंज आएगा।
दोनों मल्टीप्लायर है। तो मल्टीप्लायर मतलब चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज है, ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है प्राइमरी डिपॉजिट, अरे टोटल डिपॉजिट अपॉन प्राइमरी, और एक फॉर्मूला और है 1 अपॉन CRR। अब अभी मैंने मेरे एग्जांपल में कैश रिजर्व रेशियो 20% लिया था, तो 1 डिवाइड बाई 20% कर लो, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ तो भी कितना आएगा 5। दोनों से आंसर सेम आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले लिखे हुए होंगे मनी मल्टीप्लायर के, दो फॉर्मूले, टोटल डिपॉजिट अपॉन प्राइमरी डिपॉजिट, और एक होगा 1 अपॉन कैश रिजर्व रेशियो, 1 अपॉन या 1 अपॉन रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आया? इसको लिख सकते हो तुम तुम्हारी लैंग्वेज में, और ये जब भी एग्जाम में आए मेरी बात कान खोल के सुन लो, और ना याद रहता हो तो लिख लो कहीं पे। ये जब भी एग्जाम में आए टेबल के साथ समझा के आना इसको, जो टेबल मैंने नीचे बनाई है, होगी ना 1000 रुपए वाली टेबल, पूरी मत बनाना, भले 2-3 स्टेप बना देना। 1000, 200 अपने पास रखे, 800 का क्या दे दिया, फिर 800 आए 160, फिर 640 आए, फिर 128 का डिपॉजिट और 512 का लोन। ये टेबल बना देना और नीचे लिख देना एंड सो ऑन, ताकि अगर आपकी लैंग्वेज में कुछ कमी भी रह गई होगी ना तो वो टेबल आपको पूरे नंबर दिलवा देगी। तो इसमें क्रेडिट क्रिएशन की 2 लाइन की डेफिनेशन है, वो तो याद करनी है, और बाकी पूरी चीजें एक एग्जांपल से समझानी है कि सपोज अ डिपॉजिटर हैज डिपॉजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ बैंक। समझा दोगे? सब तुम्हारी लैंग्वेज में चलेगा, बस वो 2 लाइन की जो डेफिनेशन मैंने दी है ना वो एज इट इज लिखना। बढ़ू आगे बढ़ू, इसे बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं? एक बार वापस लास्ट टाइम सुन लेना। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब कि जब आप बैंकिंग सेक्टर में पैसे इंट्रोड्यूस करते हो तो आपके प्राइमरी डिपॉजिट से वो बैंक कितने मल्टीपल टाइम अपने डिपॉजिट को एक्सपेंड करता है, इसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। तो इस एग्जाम्पल में समझाया कि पहले आप 1000 रुपये जब बैंक में जमा कराओगे तो बैंक को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि उस 1000 रुपये में से कितना परसेंटेज उन्हें अलग रखना है, वो उतना पैसा अलग रख लेते हैं। उसमें से वो अपने खर्चे भी मीट आउट करते हैं, डिपॉजिटर को भी देते हैं, और RBI को भी कैश रिजर्व रखना होता है वो भी देते हैं। वो सब उस 20% में से करेंगे 30 भी कर सकते हो, 40 भी कर सकते हो, लेकिन जो बचा हुआ 60% है उसका वो बैंक क्या कर देती है? लोन दे देती है। और वो जिसको भी लोन देती है वो पैसा भी वो बैंक में डिपॉजिट होता है, फिर उसमें से 40% हटाकर फिर बैंक क्या कर देती है? लोन दे देती है। और इस तरीके से इकोनॉमी में क्या फैलता है? क्रेडिट फैलता है। क्या फैलता है? इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग दे रखे हैं क्या? 4 होंगे, चारों के चारों वही है जो मैंने मनी में पढ़ाए थे, मनी सप्लाई में। देखो मनी सप्लाई में मैंने कहा था 4 चीजें अफेक्ट करती है। यहाँ देखो, एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, एक RBI की पॉलिसी, एक सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, और एक पब्लिक कम्युनिटीज चॉइस। 4 बताया था मैंने, ठीक है। इसमें कितने हैं? ठीक है। इसमें प्राइमरी डिपॉजिट होगा, एक CRR होगा, एक कौन सा है? बैंकिंग हैबिट ऑफ पीपल, और एक पॉलिसी ऑफ सेंट्रल। तो इसमें एक गवर्नमेंट हट गया, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन का गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। और एक क्या हट गया? RBI तो है, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक है, बैंकिंग और हैबिट भी है। एक कमर्शियल बैंक वाला पॉइंट हट गया। कौन सा हट गया? क्योंकि कमर्शियल बैंक वाला इसलिए हटा दिया क्योंकि कमर्शियल बैंक तो चाहेगा ही क्रेडिट फैलाना, उनका तो धंधा है। कमर्शियल बैंक तो वर्क ही किसके लिए करता है? प्रॉफिट के लिए। तो वो वाला पॉइंट तो कभी कमर्शियल बैंक तो चाहेगा नहीं कि क्रेडिट कम हो, वो तो जितना क्रेडिट देगा उतना उनको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो 4 है ना उसमें 2 नए पॉइंट क्या है? एक तो प्राइमरी डिपॉजिट है, एक CRR है, और बाकी दोनों पॉइंट रिपीटेड है। एक तो लोगों की बैंकिंग हैबिट्स, और एक सेंट्रल बैंक की पॉलिसी। किसकी पॉलिसी? देखो इधर, अभी मेरे पास 1000 रुपए का प्राइमरी डिपॉजिट था, तो मेरे टोटल डिपॉजिट 5000 हो गए। अब यही प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 होता तो मेरे टोटल डिपॉजिट 50,000 हो जाते। तो बोलो, ग्रेटर द प्राइमरी डिपॉजिट मोर विल बी क्रेडिट क्रिएशन एंड वाइस वर्सा। सिंपल है। 1000 से क्रेडिट कितना बना? 5000। 1000 की जगह 10,000 होता तो 50,000। तो एक बार और बोल दो, ग्रेटर द प्राइमरी डिपॉजिट मोर विल बी क्रेडिट क्रिएशन। नंबर 2 CRR। CRR में उल्टा है। CRR मेरे पास 20% था तो मैंने क्रेडिट 80 दिया,
अब CRR अगर 30% होता तो मैं क्रेडिट कितना देता? 70। 40 होता तो बोलो ग्रेटर द CRR लेस विल बी क्रेडिट क्रिएशन। तो यहाँ पे तो क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। और यहाँ इनवर्स है। क्या है? इनवर्स रिलेशन। बढ़ो आगे। तो प्राइमरी, एक बार और बोल दो, प्राइमरी डिपॉजिट जितना ज्यादा होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना ज्यादा होगा। CRR जितना ज्यादा होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना कम होगा। एकदम सिंपल, एकदम याद हो जाएगा। 2 के बाद अगली चीज आती है बैंकिंग हैबिट। अब जैसे मैंने आपको उस समय भी कहा था कि अगर लोग लोन ही नहीं लेंगे तो क्रेडिट कहाँ से फैलेगा। अब जैसे मैंने कहा था कि मेरी आदत है कि मैं लोन लेने के कोई काम नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट में डील नहीं करना चाहता, तो फिर मेरी तरफ से क्रेडिट क्रिएशन एकदम कम रहेगा, ठीक है। लेकिन जो लोन ले लेके काम करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा। तो लोगों की बैंकिंग हैबिट पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज लोन लेके ही करना चाहते हैं, कुछ समझदार भी होते हैं, कुछ ये कहते हैं कि आज मेरी इनकम है तो मैं लोन की इंस्टॉलमेंट भर पा रहा हूँ, कल अगर जॉब चली गई तो क्या होगा, तो आगे पीछे का देखते हैं और उसी हिसाब से लोन लेते हैं। तो बैंकिंग हैबिट पे भी बहुत निर्भर करता है। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी अपने कई सारे लेक्चरों में कहा है कि इंडिया में लोग अंधाधुन बैंक से लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं, हर चीज़ें क्रेडिट कार्ड से लेते हैं। जब तक उनकी इनकम स्टेबल है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब इकोनॉमी में डिप्रेशन आता है, रिसेशन आता है, जब वो किस्तें नहीं भर पाते हैं, तो फिर वहाँ से बहुत ख़राब समय शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हमें बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से, ठीक है। अब जैसे मैं भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों की पेमेंट करता हूँ, लेकिन आज तक 5 साल हो गए मेरे को यूज़ करते करते। रिकॉर्ड है, अगर 20 तारीख मेरी पेमेंट की डेट है तो मेरा पैसा 19 को ही जमा होगा, 21 को भी जमा नहीं होगा। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड 5 सालों में, ठीक है। और मुझे पता होता है मेरी स्पेंडिंग्स कितनी है। बस मैं क्रेडिट कार्ड इसलिए इस तरीके से यूज़ करता हूँ कि अभी मैं होटल में गया और मेरा 2000 का बिल आया, तो मुझे पता है वो 2000 में मेरे खाते से दूँ, कार्ड से दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। मेरे तो खाते में है वो पैसे, कार्ड था तो कार्ड से दे दिया, वो खाते से वापस कार्ड में ले लेता हूँ, हो गया पेमेंट, हाथों हाथ ही हो गया, ठीक है। वो सिर्फ उसको मैं उस तरीके का यूज़ नहीं बना रहा हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं उसको यूज़ करता जाऊँ, फिर एक साइकिल चलती जाएगी, फिर बनता जाएगा बिल, फिर जब आएंगे तब चुकाएंगे, तो फिर तो मैं यूज़ ही ना करूँ। क्योंकि इतना ब्याज होता है क्रेडिट कार्ड पे, जो इंटरेस्ट होता है ना, वो किसी लोन पे भी नहीं होता। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होता है 2 to 3% पर मंथ, तो साल भर का हो गया 36% ब्याज। इससे अच्छा तो आप किसी बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले लेते तो भी आपको 36% ब्याज नहीं भरना पड़ता। तो क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर आपने नहीं भरा तो वो बहुत बड़ी दुविधा में डाल देगा आपको। एंड बिलीव मी, जितनी भी बैंक क्रेडिट कार्ड देती है, दे वॉन्ट यू टू मेक अ मिस्टेक। वो इंतजार करते हैं कि आप गलती करो, उनकी फिराक ही ये है कि आप गलती करो। आप गलती करोगे तो ही वो कंपनियां अर्न करेगी। तो बहुत बचना चाहिए हमें इन चीज़ों से, ठीक है। आपकी जेब इजाज़त दे रही हो ना, वो काम करो, 100 बात की एक बात, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जेब इजाज़त दे रही है मुझे, तो मैं कर रहा हूँ। और इतना कर रहा हूँ कि उसको 2 दिन 5 दिन पहले ही जमा कराता हूँ, लेट नहीं करता। अब प्रॉब्लम कब होती है? जब लेट पे लेट, और वो साइकिल पे साइकिल, साइकिल पे साइकिल, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, और फिर आप उस दलदल में ऐसे फंसते हो कि निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लोगों की बैंकिंग हैबिट पे भी निर्भर करता है। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, बैंकिंग हैबिट के साथ लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी, जो हमारे यहाँ बहुत वीक है। हम सिर्फ लेना जानते हैं, हम ना देने के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जानते। और बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, मुझे तो पता है कि फाइनेंशियली मैं कितना लिटरेट हूँ, चीज़ों को मैं समझ पा रहा हूँ। जो नहीं समझ पाता, ठीक है, वो लोग गलती कर जाते हैं, और फिर वो क्या बोला अभी मैंने, एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, और फिर वो ब्याज नहीं दे पाते, और फिर वो कई बार एंड रिजल्ट ऐसा आता है कि घर तक बिक जाता है। करते 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 एंड रिजल्ट क्या आता है कि घर। तो बचना चाहिए उधार से। तो लोगों की बैंकिंग हैबिट और सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, अगर सेंट्रल बैंक चाहे तो वो कमर्शियल बैंक पे लगाम लगा सकती है, वो क्रेडिट को क्या कर सकती है, कंट्रोल। और सेंट्रल बैंक चाहे तो क्रेडिट को एक्सपेंड भी कर सकती है। पापा तो पापा है, पापा चाहे तो क्या नहीं कर सकते। और बैंकिंग सेक्टर के पापा कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई चाहे तो क्रेडिट को कंट्रोल भी कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है। कैसे कंट्रोल करेगा वो मेरा लास्ट रिवीजन लेक्चर रहेगा। यहां तक क्लियर है सबको?
फिर बोलो क्रेडिट क्रिएशन को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? 4। पहला प्राइमरी डिपॉजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा सेंट्रल बैंक। अब इसमें अगर मैं 5वां पॉइंट डाल भी देता ना तो बेवकूफ़ी होती, कमर्शियल बैंक की पॉलिसी, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो चाहेगा क्रेडिट क्रिएट करना, उसको तो ब्याज मिल रहा है। तो इसमें मैं ये बोलूँ कि इफ कमर्शियल बैंक वांट्स टू क्रिएट मोर क्रेडिट देन मनी सप्लाई वुड बी हायर एंड वाइस वर्सा, तो वो तो चाहेगा हमेशा कि क्रेडिट इकोनॉमी में ज़्यादा बढ़े, क्योंकि कमर्शियल बैंक का तो काम है प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करना। किसके लिए काम करना? चलो ये 2 टॉपिक मैंने तुम्हें समझा दिए, कमर्शियल बैंक हो गया, क्रेडिट क्रिएशन हो गया। एक छोटी सी चीज पढ़ा के छोड़ रहा हूँ, सेंट्रल बैंक। क्या? मैंने कहा था सेंट्रल बैंक हमारी इकोनॉमी का दी रॉक है। कौन है? WWE में रॉक को जानते हो तुम लोग? डी रॉक, डी डायरेक्ट करता है, क्या करता है? आर रेगुलेट करता है, क्या करता है? ओ ऑपरेट करता है, क्या करता है? सी कंट्रोल करता है, क्या करता है? एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। एंटायर, बोलो मेरे साथ, सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक। तेज बोलो। एपेक्स मतलब एकलौता। सेंट्रल बैंक इज दी हु डायरेक्ट, रेगुलेट, ऑपरेट, कंट्रोल एंटायर मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री। याद हो गया? एक बार खुद से बोलो, यहाँ सामने देख के बोलना, मम्मी कसम है, बोलो। एक बार और, एक बार और। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्ट, रेगुलेट, ऑपरेट एंड कंट्रोल एंटायर, क्या? एंटायर मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, क्या बात है, ठीक है। तो हमारे यहाँ ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ, जो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करता है। अब इसके फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन इसका क्या दे रखा है सेंट्रल बैंक का? देखो पहले डिफरेंस दे रखे हैं, फंक्शन दे रखे हैं। चलो फंक्शन कल पढ़ाता हूँ, डिफरेंस पढ़ा देता हूँ। सिंपल है डिफरेंस, यहाँ देखो डिफरेंस नाम से याद हो जाएंगे। पहले सेंट्रल बैंक एक होता है, कमर्शियल बैंक अनेक होते हैं। सो देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक एंड देयर आर मैनी कमर्शियल, ठीक है। देखो याद रखना हमेशा कंट्रोलिंग बॉडी एक ही होनी चाहिए, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि घर में भी बच्चा मम्मी पापा में से किसी एक की ज़्यादा सुनता है या उसके कंट्रोल में ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो और वो सही भी है, वो कंट्रोलिंग बॉडी एक ही होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल अगर एक का है तो आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट अचीव कर पाओगे, ठीक है। अभी जैसे कि एक टीम है तो टीम में कैप्टन एक होता है। अब उस टीम में अगर 4 कैप्टन होंगे तो टीम की दुर्दशा क्या होती है तुम देख लो, ठीक है। अभी मैं एक वो देख रहा था, पंजाब किंग ने 17 सीजन में 17 कैप्टन बना दिए, एक टाइटल नहीं जीते आज तक, ठीक है। अब हालांकि RCB ने तो चेंज भी नहीं किए ज़्यादा, वो भी नहीं जीते लेकिन तो ये चेंज नहीं करने चाहिए बार बार, ठीक है। और दूसरी तरफ वहाँ चेन्नई सुपर किंग से एक धोनी की 5-5 कप जिता दिया अकेले ने, ठीक है। चेंज वहाँ पे भी हुए, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, लीडर एक होना चाहिए, कंट्रोलिंग पावर किसी एक के पास होनी चाहिए। जैसे अभी ये कोचिंग में भी हम 3 पार्टनर हैं, तो हमने अपने अपने डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। जो चीज़ एक को देखनी है वो उसको ही देखनी है, भले पार्टनर है पूछ लेते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट किसी एक का ही रहता है कुछ चीज़ों में, ठीक है। वो डिपार्टमेंट दे रखे हमने कि ये डिपार्टमेंट तेरा, ये तेरा, ये तेरा। उससे क्या होता है, सही रहती है चीज़ें। बार बार हर एक जना देख रहा है हर चीज़ को, हर एक जना अपनी कोई व्यू प्रकट कर रहा है, फिर वो कह रहा मैंने तो ऐसे बोला था, मैंने तो उससे क्या बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट होता है। तो सेंट्रल बैंक एक ही होना चाहिए, एक ही है, एक ही रहेगा हमेशा। अभी कौन है? RBI। एक ज़माने में हमारा सेंट्रल बैंक SBI भी था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा क्या था? सेंट्रल बैंक था। चलो तो RBI, सेंट्रल बैंक एक होगा, कमर्शियल बैंक बहुत सारे होंगे, अनेक होंगे। दूसरा, सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डायरेक्टली डील नहीं करता, कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ। तीसरा, सेंट्रल बैंक सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, कमर्शियल बैंक प्रॉफिट के लिए काम करता है। चौथा, सेंट्रल बैंक के पास पावर है करेंसी छापने का, ऐसी कोई पावर कमर्शियल बैंक के पास नहीं है। याद हो जाएंगे यहीं पर।
सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का एडवाइजर है, बैंकर है, गवर्नमेंट को मदद करता है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक ऐसी कोई मदद या ऐसे कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। छठा, सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है। और एक लास्ट पॉइंट और होगा, एक डेफिनेशन तो भूल ही गया। डेफिनेशन क्या कि सेंट्रल बैंक इज दी एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्ट, रेगुलेट, ऑपरेट एंड कंट्रोल, और कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सिक्योरिंग। डेफिनेशन तो नहीं भूल जाओगे ना, इतनी मेहनत करी है। तो कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन और एक सेंट्रल बैंक की, और बाकी के 6 पॉइंट। एक बार 6 पॉइंट वापस देख लो। सेंट्रल बैंक एक होता है, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक, देयर आर सेवरल। अनेक मत लिख देना, वो विवेक यूज करना थोड़ा, लगता तो नहीं है। आल भी अच्छी, ची भी अच्छी। चलो यहाँ देखो, अब सेंट्रल बैंक एक होगा और कमर्शियल बैंक, देयर आर सेवरल कमर्शियल बैंक, देयर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक। यहाँ देखो सामने। सेकंड, एक डेफिनेशन हो गई। थर्ड, सेंट्रल बैंक वर्क फॉर सोशल वेलफेयर, कमर्शियल बैंक वर्क फॉर प्रॉफिट मोटिव। फोर्थ, सेंट्रल बैंक does not directly deal with public, commercial bank directly deal with public. Fifth, central bank enjoy the monopoly of issuing currency, commercial bank do not have such powers. Central bank act as a advisor, banker and agent of government, commercial bank does not have such powers or such functions. ठीक है, सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट को। हाँ, हो गया। अब 2 टॉपिक और बचे। एक तो यही सेंट्रल बैंक के फंक्शन जो बहुत छोटे से है, 5 मिनट में हो जाएंगे। मेन अपन कल पढ़ेंगे क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करते हैं, और कल इसका लास्ट रिवीजन लेक्चर रहेगा। 3 बोले थे आपको, 3 में इंशाल्लाह हो जाएगा। धन्यवाद। बंद कर दो भाई।